नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा नवम में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय 2 रूसी क्रांति के भाग 7 का अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे अक्टूबर 1917 की क्रांति के बारे में। देखिए, जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, मतभेद होता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। वहाँ पे जो बोल्शेविक दल के कार्यकर्ता थे उनको एकत्रित किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेत्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर काबिज करने के लिए राजी कर लिया। उन्होंने कहा कि भाई आपको यहाँ की सत्ता संभालनी है, तो उन्होंने उनको सहमत कर लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। तो सत्ता पर कब्जा करने के लिए लियोन ट्रोट्स्की इसको नेतृत्व सौंपा गया और एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। जो इनकी उद्देश्य था, जो योजना बना रखी थी, उस योजना से किसी को भी अवगत नहीं किया गया, इनको ओपन नहीं किया गया। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। वहाँ के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? केरेंस्की। तो वो सैनिकों के दल को इकट्ठा करने के लिए शहर से बाहर चले गए। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों को पर घेरा डाल दिया। अखबारों पर उनको चारों तरफ से घेर लिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। पलक झपकते ही क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लो। जो क्रांतिकारी लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में जो समिति का गठन किया था, उनने सारे जो सरकारी दफ्तर थे, कार्यालय थे, उन पर कब्जा करने का उन्हें आदेश मिला और उन्होंने उस काम को शुरुआत कर दी और मंत्रियों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। उस दिन अरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। एक अरोरा नामक युद्धपोत था, तो उसने विंटर पैलेस पर हमला कर दिया। उसी दिन अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ गया। मतलब सत्ता पर काबिज होने में वो सफल हो गए और जितने भी मंत्री थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। पेत्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी सरकार के खिलाफ। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई। खास तौर पर मॉस्को में ज़्यादा हिंसा की घटनाएं देखने को मिली। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेत्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। रूसी क्रांति की जो तारीख, रूस में 1 फरवरी 1918 को जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया गया। इसी के बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया था, जिसका अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। पूरे रूस में ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। ये दोनों में अंतर है। ग्रेगोरियन और जूलियन कैलेंडर कितना डिफरेंस इनमें? 13 दिन का।
इसका मतलब है कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी क्रांति 12 मार्च को और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई। कारण क्या? इनके बीच में 13 दिन का अंतर। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां आई हैं। 1850 से 1880 में रूस में समाजवाद पर बहस। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना की गई। 1905 खूनी रविवार और 1905 की क्रांति हुई। 1917 में 2 मार्च को जार का पदत्याग, उन्हें अब सत्ता छोड़ी। 24 अक्टूबर को पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह हुआ। 1918 से 1920 की जो घटनाएं हैं उसके अंदर रूस में गृह युद्ध हुआ और 1919 में कोमिंटर्न का गठन किया गया। इसी के साथ 1929 में सामूहिकीकरण की शुरुआत की गई। देखो कोमिंटर्न का क्या अर्थ है? अभी ये शब्द आया है कोमिंटर्न, तो कोमिंटर्न शब्द का जो अर्थ है कम्युनिस्ट पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है, मजदूरों की पार्टी, श्रमिक दल, उनकी पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था को कोमिंटर्न कहते हैं। यह शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे 4 अक्टूबर के बाद, अब हम पढ़ेंगे कि अक्टूबर के बाद क्या क्या बदलाव हुए। देखिए, बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह से खिलाफ थे, मतलब वो निजी क्षेत्र का विरोध करते थे। ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर में 1917 में राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। अधिकांश जो उद्योग थे, बैंक थे, उनका 1917 में क्या हो गया था? राष्ट्रीयकरण हो गया था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। ज़मीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की ज़मीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। जो सामंतों के पास जो ज़मीन थी उस पर किसानों को कब्जा करने का अधिकार दे दिया गया। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़ा मकानों पर के छोटे छोटे हिस्से कर दिए ताकि बेघर बार और ज़रूरतमंद लोगों को रहने की जगह दी जा सके। जो जिन लोगों के पास बड़े बड़े मकान थे रहने के लिए, तो उन मकानों पर क्या किया गया? कब्जा कर लिया गया, ताकि जिन लोगों के पास मकान नहीं हैं उनको रहने के लिए जगह मिल सके। उन्होंने अभिजात्य वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सोवियत टोपी बुदियोनाको का चुनाव किया गया। ये सोवियत टोपी है। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात बोल्शेविक रख दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिला। किसको? बोल्शेविकों को। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मतलब वो सोवियत कांग्रेस को लोकतांत्रिक संस्था मानते थे। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की सहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संधि कर ली और आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दिया गया
देश की संसद का दर्जा किसे दिया गया? अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया जहाँ पे केवल एक राजनीतिक दल का अस्तित्व है। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। ट्रेड यूनियन यानी श्रमिकों के संगठन। गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका और बाद में OGPU तथा NKVD का नाम दिया गया। ये क्या है? गुप्तचर पुलिस के नाम हैं। बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए। उनका भी रुझान इस पार्टी की तरफ हुआ क्योंकि समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। ये समाजवाद का समर्थक थी और परिवर्तन के पक्षधर थी, इसलिए नव युवकों का इसकी तरफ आकर्षण बढ़ा। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोहभंग भी होने लगा। इससे क्या है कि लोगों की इसके प्रति नाराज़गी भी बढ़ी। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे गृह युद्ध के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? गृह युद्ध के बारे में। इससे पहले हम गृह युद्ध से पहले हम अक्टूबर क्रांति और रूसी ग्रामीण इलाके के बारे में पढ़ते हैं, जिनके दो दृष्टिकोण हैं। ये देखो, 25 अक्टूबर 1905 को हुई क्रांतिकारी उथल पुथल की खबर अगले ही दिन गाँव में पहुंच गई। जो उथल पुथल हुई 25 अक्टूबर को, ये सारे गाँवों के अंदर फैल गई। लोगों ने खूब खुशियां मनाई। किसानों के लिए इसका मतलब था मुक्त जमीन और युद्ध का खात्मा। जिस दिन खबर मिली उसी दिन जमींदार की हवेली लूट ली गई, उसके खेत कब्जे में ले लिए गए और उसके विशालकाय बाग के पेड़ काट के सारी लकड़ी किसानों के बीच में बांट दी गई। उसकी सारी इमारतें तोड़ दी गई, ध्वस्त कर दी गई। उसकी ज़मीन किसानों के बीच में बांट दी गई, जो एक नई सोवियत जिंदगी जीने को तैयार थे। फेदोर बेलेव द हिस्ट्री ऑफ द सोवियत कलेक्टिव फॉर्म के माध्यम से ये बताया गया है। इसके बाद हम इसके 8वें भाग में गृह युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार से रूस में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।